हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो है 4th लेसन विश्व युद्धों की इतिहास इसको देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे बच्चे जो किसी भी अदर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पढ़ने की आवश्यकता है, तो वे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। साथ में वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और जिनको जो है बिहार में है, बिहार बोर्ड से, और क्लास 9th में और लेसन जो है 4th समझ में नहीं आ रहा है, तो वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब होता है? तो 1914 से 1918 के बीच में होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। ठीक है। विश्व इतिहास में 1914 का वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया। तो ये जो 1914 का जो युद्ध हुआ था, ये क्यों उल्लेखनीय है? क्योंकि इसमें जो है पूरा संपूर्ण विश्व ही जो है इसमें पार्टिसिपेट हो गया था। 27 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माना जाए तो पूरा वर्ल्ड ही जो है इसमें शामिल हो चुका था। युद्धरत देशों ने अपने संपूर्ण संसाधन जो है इसमें झोंक दिए थे। ठीक है। विश्व के लगभग तमाम देश इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। इस युद्ध ने कई देशों के राजनीतिक आर्थिक स्थिति का नक्शा बदल दिया। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप में जो है खोजा जा सकता है। तो इस युद्ध में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सबसे पहला तो पूछेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ, तो 1914 से 1918 तक। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो सभी देशों को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है। अब देखते हैं कि ये हो क्यों रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का रीज़न क्या था। ठीक। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब से जो है फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हो गए थे, औद्योगिक क्रांति होने लगा था, तब से जो है उपनिवेश का निर्माण होने लगा था। ब्रिटेन अपना अलग उपनिवेश बना रहा है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सब जो है एशिया और अफ्रीका वाले इलाके में अपना अपना जो है उपनिवेश बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए औपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण जो है संभव नहीं था। अब जितने नए देश उभर के सामने आ रहे हैं, ठीक है, जैसे इटली, जर्मनी, ये सभी, तो इन सभी जो देश थे, इन सभी का जो औपनिवेशिक निर्माण, औपनिवेश बनाना, ये कोई छोटा मोटा तो बात था नहीं। इस दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश जो है बहुत बाद में हुआ। तो उपनिवेश बनाने में जो दौड़ था, कहने का अर्थ है कि उपनिवेश बनाने के लिए जो देश सबसे आगे चल चुके थे तो वो तो ब्रिटेन वगैरह थे, और ये जो जर्मनी और इटली है उपनिवेश बनाने में सबसे पीछे थे। ठीक। इस कारण उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इटली और जो जर्मनी है, तो इसकी जो साम्राज्यवादी लिप्सा थी वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि इनका भी एक उपनिवेश हो। ठीक है। एक नहीं, मतलब बहुत ढेर सारे उपनिवेश हो। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। 1914 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट होने वाला था 1914 में, तो इस समय जर्मनी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे जो है छोड़ चुका था। और ब्रिटेन और फ्रांस, ये सभी, इन सभी जो देश थे इनको भी काफ़ी पीछे जो है छोड़ चुका था। ठीक है। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो जर्मनी जो है, अब मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल उसका जो है विकास हो चुका था, तो उसको भी तो कच्चे माल की आवश्यकता है, और जब उसका सामान बन जाए फैक्ट्री में तो उसको सप्लाई करने के लिए भी तो बाज़ार की आवश्यकता है। ठीक है। किंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को पुराने साम्राज्यवादी देश आपस में बांट चुके थे, और ब्रिटेन और क्या कहते हैं, ब्रिटेन जो था वो एशिया और अफ्रीका वाले इलाके को तो हड़प ही चुका था, अमेरिका वगैरह भी हड़प चुके थे। तो जो एशिया और अफ्रीका का इलाका था, ये साम्राज्यवादी देश पुराने जो थे वो हड़प चुके थे। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में जर्मन साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। अब ये जर्मनी चाहता है कि अब तो एशिया और अफ्रीका जो है वो हमारे हाथ लगने से रहा, तो क्यों ना हम तुर्की वाले इलाका पे अपना जो है क्या करें, साम्राज्यवादी विस्तार करें। ठीक है।
इसके लिए क्या करता है जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए। तो तुर्की का जो सुल्तान था उससे जर्मनी क्या करता है कि एक स्वीकृति चाहता है कि आप साइन कर दीजिए, आप हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम बर्लिन से लेकर के बगदाद तक क्या बना दें, रेलवे लाइन बिछा दें, ताकि जर्मनी से आसानी से जो भी कच्चा माल है वो आराम से तुर्की में पहुंच जाए और जो भी इंडस्ट्री है तुर्की जर्मनी के वो काफ़ी अच्छे से फल फूल सके। जर्मनी की इस योजना का जो है फ्रांस और रूस ने विरोध किया। अब क्या करता है फ्रांस और रूस जर्मनी का जो योजना था कि तुर्की में बर्लिन से बगदाद तक जो है रेलवे बिछाई जाए, तो इसका जो है विरोध कर देता है। ठीक है, इधर 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी थी। तो आप लोग को तो पता है ही कि 1905 में जो है, देखिए मैं मैप से बता देती हूँ कि कहाँ पे है आपका जापान। ये इधर का इलाका आपका जो है रसिया का है और ये चाइना हो गया आपका। यहाँ पे एक छोटा सा देश है जापान, और रसिया तो आप लोग जानते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, अब रसिया जो है ना जापान जो है ये रसिया पे आक्रमण करता है कब 1904 में, और युद्ध में 1904 और 1905 में ये रसिया जो है वो हार जाता है इस जापान से। अब जापान चाहता है कि इसका जो है साम्राज्य बढ़े, ये पूरा चाइना ले ले, इधर मंगोलिया ले ले, इधर रसिया वगैरह सबको ले ले, ठीक है, अपने कब्जे में कर ले। तो ये इसका साम्राज्यवादी नीति रहता है, किसका, जापान का। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ चुका था और वह व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी ले रहा था। दूसरी ताकत के उभरने से उसके हितों को खतरा था। अब अमेरिका भी है एक नया ताकतवर देश बन के उभर रहा था और वो भी चाह रहा था कि कोई नया देश जो है शक्तिशाली बन करके नहीं आए। तो ये भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था कि जर्मनी को कहीं ना कहीं रोक दिया जाए। ठीक है, अब पहला कारण तो ये हुआ कि क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का क्या कारण था। तो पहला कारण आपका ये होता है कि जर्मनी जो है अपना क्या चाहता है, साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देना चाहता है। वो चाहता है कि तुर्की से ट्रेन लाइन बिछाए। ठीक है, अब आइए अब हम लोग देखते हैं उग्र राष्ट्रवाद कैसे जो है प्रभावित करता है फर्स्ट वर्ल्ड वार होने में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा था। कब, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1800 से लेकर के 1900 बीच का टाइम पीरियड। तो इस समय क्या हो रहा था कि यूरोप के जो देश थे वहाँ पे राष्ट्रीयता का संचार हो रहा था। ठीक है, समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग अलग देश का निर्माण चाहने लगे। अब मानते हैं कि देश के 50% लोग जो हैं या 60% मान के चलिए कि जिसकी जाति समान है, धर्म समान है, भाषा और परंपरा जो है समान है, वे क्या कर रहे थे कि मिल करके चाह रहे थे कि अब हम एक अलग देश का ही निर्माण कर दें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होने लगी थी। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी जो है स्लाव जाति के थे। तो तुर्की में और कहाँ पे, ऑस्ट्रिया हंगरी में स्लाव जाति के लोग ज़्यादा थे। ठीक है, उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की। अब तुर्की वाला और यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो स्लाव जाति था वो सर्व स्लाव आंदोलन स्टार्ट कर देता है। इस सिद्धांत पर जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं। और ये कहता था क्या, स्लाव जाति वाले, सर्व स्लाव आंदोलन वाले, कि यूरोप में जितने भी स्लाव जाति के लोग हैं वे सभी एक राष्ट्र हैं। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध जो है कटु बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि रूस के साथ इसका संबंध जो है खराब हो जाता है। इस तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ। अब आंदोलन आपका स्टार्ट होता है सर्व जर्मन आंदोलन। ठीक है, अब देखते हैं जिसका लक्ष्य जो था क्या था, बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। अब ये चाहता था कि बाल्कन जो इलाका है उसमें जर्मन साम्राज्य का विस्तार हो जाए। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को जो है तनावग्रस्त कर दिया था। कुल मिलाकर के ये ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, जर्मनी ये सभी जो थे
इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं तनाव जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सैन्यवाद। यूरोपीय देश अपनी सैनिक शक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का 85% जो है सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। तो वो जो टाइम था 1800 से 1900 का जो टाइम पीरियड था, उस समय जितने भी देश थे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सभी क्या कर रहे थे, अपना जो भी इनकम था उसका 85% सैनिक तैयारी पर लगा दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे डाटा भी दिया कि फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में 7,60,000 और रूस में 15 लाख अस्थायी सेना थी। ठीक है, जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही इंग्लैंड का जो है आधिपत्य था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो है जल सेना के क्षेत्र में किसका आधिपत्य था, तो इंग्लैंड का था। ठीक है, जर्मनी ने इसको चुनौती देने के लिए क्या किया कि इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा जो है बनाना शुरू कर दिया। अब जर्मनी चाहता था कि हम नया और शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभरे। अब ब्रिटेन का जो जल सेना है उसको हम समाप्त कर दें और एक नया जल के क्षेत्र में जो है हम अपना अलग ही रुआब दिखाएं। तो ये क्या करता है कि 1912 में जर्मन ने इम्परेटर नामक जहाज़ बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप VVI लगा लें कि इम्परेटर नामक जहाज़ जो था वो किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी का था। या ये भी पूछा जा सकता है कि 1800 से 1900 शताब्दी में 1900 के टाइम पीरियड में या फिर 19वीं शताब्दी के समय में जो है सबसे बड़ा जहाज़ का नाम क्या था, तो इम्परेटर, और ये किस देश से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा जर्मनी से। ठीक है, इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। अब ये इतना ज़्यादा खर्च कर रहा था जर्मनी सेना पे, तो देन उसके बाद में इंग्लैंड के बाद में जर्मनी जो है सेकेंड लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं गुटों का निर्माण। अब गुट के निर्माण होने लगते हैं। साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे। ठीक है, एक समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर राष्ट्र रणनीति तय करने लगे थे। मतलब 2-3 देश हैं, अगर मानते हैं इनका स्वार्थ एक जैसा है, तो ये सभी मिल गए और एक क्या बना लिए, गुट बना लिए। फिर 3-4 देश अलग अलग हैं, इन सभी के स्वार्थ एक जैसे हैं, तो ये अपना अलग ही एक गुट बना लिए। अब ये मतलब ये इसके विरोध में हो गया, ऐसे टाइप से होने लगा था। ठीक है, परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप गुटों में बट गया। यूरोप धीरे धीरे सैनिक शिविर का रूप लेते जा रहा था। यूरोप में यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से ही जारी थी। तो ये सभी चीज़ें कब से जारी थी, स्टार्ट थी, तो 19वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जो है जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। VVI लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि यूरोप में गुटों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो जर्मनी का चांसलर जो था बिस्मार्क, उसे कहा जाता है। ठीक है, उसने अच्छा देखिए क्या होता है ना, जर्मनी के एकीकरण में ये फ्रांस के साथ मिल जाता है और फिर फ्रांस को हटाना रहता है तो फिर किसी और देश के साथ मिल जाता है। तो ये इसी टाइम से जो है गुटबंदी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, गुटों का जन्मदाता। ठीक है, उसने सन 1789 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। किसने, जर्मनी का जो चांसलर है बिस्मार्क, उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि किया। 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट ट्रिपल अलायंस बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। ये क्वेश्चन ट्रिपल अलायंस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि ट्रिपल अलायंस गुट में कौन कौन से देश थे, तो आपके थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली। ठीक है, और इसमें जो है इसका गठन कब हुआ, तो 1882 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। ठीक है, और फ्रांस से जीतने के लिए बनाया था। यद्यपि इटली की विश्वसनीयता संदिग्ध थी क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य जो था यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी से कुछ इलाके छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीतना था। तो ये जो था इटली, ये क्यों ट्रिपल अलायंस के साथ था, क्योंकि वो चाहता था कि त्रिपोली वो जीत ले। ठीक है, फ्रांस की मदद से। इस गुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एतौत बनाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI मार्क कर लीजिए। पूछेगा कि त्रिदेशीय संधि या ट्रिपल एतौत में कौन कौन से देश शामिल थे, तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। अगर आप मैप वाइज जाएं तो पहले ब्रिटेन आएगा, देन फ्रांस और तब रूस आएगा। ठीक है, यह सामान्य हितों और
समझदारी पर आधारित जो था ये ढीला ढाला गठजोड़ था। इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया। अब एक देश जाएगा यानी कि फ्रांस जाएगा तो उसके साथ रूस भी जाएगा, ब्रिटेन भी जाएगा, इस टाइप का सिस्टम हो गया था। तो ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में और भी ज़्यादा भयानक बना दिया था, ये चीज़ है गुटबंदी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि घटनाक्रम क्या होता है, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। ठीक है, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के वर्षों में इस तरह की घटनाएं जो है घटित हो रही थी। अब कैसी घटनाएं घटित हो रही थी, तो मोरक्को का प्रश्न हो या बाल्कन प्रायद्वीप का मुद्दा, ये सभी युद्ध को निकट लाने का कार्य कर रहे थे। यानी कि मोरक्को का संकट और बाल्कन प्रायद्वीप का संकट, ये सभी चीज़ें क्या कर रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कहीं ना कहीं बाउंड्री बांध रही थी। ठीक है, 1904 ईस्वी में आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। तो ब्रिटेन को जो है मिस्र मिल जाता है उपनिवेश स्थापित करने के लिए और फ्रांस को मोरक्को में मिल जाता है। ठीक है, समझौता वगैरह कर के। इससे जर्मनी को बड़ा दुख हुआ। जर्मनी मोरक्को की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा था। जर्मनी चाहता था कि मोरक्को जो है स्वतंत्र हो जाए, बट उस पर जो है फ्रांस का कब्जा हो जाता है और फ्रांस अपने हित के आगे अंधा बना हुआ था। 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर जो है अधिकार कर लिया और मोरक्को का जो अधिकांश भाग वो फ्रांस के कंट्रोल में हो जाता है। 1911 आते 1904 में ये थोड़ा सा उपनिवेश बनाता है मोरक्को को फ्रांस और 1911 में पूरा ही उपनिवेश बना लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब इसमें किसको दुख हो रहा है, जर्मनी जो है, जर्मनी को बहुत ही दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो उपनिवेश मिल ही नहीं रहा है और इन लोगों को कैसे ये मतलब इन देश को क्यों उपनिवेश मिल जा रहा है, इन सब चीज़ों से ये बहुत ही दुखी रहता है जर्मनी। ठीक है, 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। अब 1904 में ही ऑस्ट्रिया क्या करता है, तुर्की पर अपना अधिकार जमा लेता है। इस क्षेत्र को सर्बिया भी लेना चाहता था। अब ये जो तुर्की वाला इलाका था इसको कौन लेना चाहता था, सर्बिया भी लेना चाहता था। वह बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहता था और जो सर्बिया है ये चाहता था कि बाल्कन वाला जो इलाका है उसमें एक स्लाव राज्य ही बना दिया जाए। ठीक है, इसके लिए उसे रूस का समर्थन प्राप्त था। किसको, सर्बिया को जो है रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दी। अब रूस क्या करता है कि ऑस्ट्रिया को युद्ध कहता है कि हम युद्ध छेड़ देंगे। ठीक है, इस टाइप का धमकी देता है। इस पर जर्मनी जो है खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ जाता है। अब जर्मनी सपोर्ट कर देता है किसको, ऑस्ट्रिया को। अंततः रूस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस घटना से रूस और जर्मनी की कटुता जो है और बढ़े। हालांकि ये युद्ध हुआ नहीं, जो कह रहे थे कि हम युद्ध छेड़ देंगे, तो लेकिन उससे क्या होता है कि रूस और जर्मनी में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है और विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक है, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास और लारेन पर अपना अधिकार कर लिया था। अब जो बिस्मार्क था ना, बिस्मार्क ने क्या किया था, फ्रांस को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता था और इसलिए फ्रांस का जो धनी प्रदेश था अल्सास और लारेन, इस पे जो है अपना अधिकार कर लेता है। कौन, बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस का डटकर विरोध किया था। अब जर्मनी तो चाहता था कि मोरक्को मेरे पास रहे, बट वो तो ले नहीं पाता है, फ्रांस ले लेता है। तो फ्रांस का जो है क्या करता है, डट कर के विरोध करता है, डटकर। फलतः यह खाई जो है बढ़ती गई और इसने विश्व युद्ध को और नज़दीक किया। कुल मिलाकर कि ये सभी जो चीज़ें थी, बाल्कन का क्षेत्र का जो भी है घटना, फिर मोरक्को का प्रश्न, फिर आपका जो है अल्सास और लारेन पर अधिकार, ये सभी चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वार को जो है क्या करती हैं, जन्म देने का काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि फाइनली युद्ध जो है वो किस रीजन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिट गया है बुक में, तो यहाँ पे लिखा है कि युद्ध की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई, कोई खास रीज़न नहीं था युद्ध जो है स्टार्ट होना था उसको। अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में न बटा होता और कटुता और विद्वेष का माहौल पहले से व्याप्त न होता तो शायद यह घटना जो है घटित नहीं हो पाती। कुल मिलाकर के जो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एतौत जो गुट बट गए थे, कुछ देश, 3 देश जो थे वो अलग अलग बना लिए थे अपना ग्रुप, तो यदि वो नहीं हुआ रहता, गुटबाजी नहीं हुई रहती, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं होता। ठीक है, अब 28 जून 1914 की घटना है। 28 जून 1914 को क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार होता है फर्डिनेंट, और ये फर्डिनेंट जो है उसकी मृत्यु हो जाती है
साराजेवो में, ठीक है। और ये साराजेवो जो रहता है ना वो बोस्निया की राजधानी रहती है। अब ऑस्ट्रिया क्या करता है कि ये जो राजकुमार है, राजकुमार की हत्या का जो आरोप है वो सर्बिया पर लगा देता है, ठीक है, कि सर्बिया ने मेरे राजकुमार को मार डाला है। अब सर्बिया इस बात से इनकार करता है, कहता है कि मैंने तो मारा ही नहीं है तुम्हारे राजकुमार को। बट वो जो है ऑस्ट्रिया कहते हैं कि नहीं, तुमने ही मारा है और हमारे जो मांगे हैं उसको जो है तुम कंप्लीट करो। बट बार बार सर्बिया इनकार करता है। अब सर्बिया के इनकार करने से ऑस्ट्रिया क्या करता है कि युद्ध का घोषणा कर देता है कि जो है ऑस्ट्रिया जो है युद्ध का घोषणा कर देता है। और ऑस्ट्रिया और सर्बिया में युद्ध होना स्टार्ट होता है। और यही रीज़न था, ये जो फर्डिनेंड है ना, फर्डिनेंड की मृत्यु ही रीज़न बन जाता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ठीक है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के युद्ध के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता जो है उसका वचन दे दिया और युद्ध की तैयारी कर दिया। अब जो है रूस किधर से आ जाता है, सर्बिया की तरफ, जिस पे आरोप लगता है कि तुमने ऑस्ट्रिया के राजकुमार को जो है मारा है। अब रूस आ जाता है आपका सर्बिया की तरफ से, ठीक है। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब आ जाता है आपका जर्मनी का एंट्री होता है। और जर्मनी क्या करता है कि रूस के खिलाफ, अब ये जर्मनी का, रूस तो दुश्मन था ही और फ्रांस भी था, और फ्रांस के भी खिलाफ युद्ध का घोषणा कर देता है। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। अब फ्रांस पे जो है क्या करने के लिए, कब्जा करने के लिए जर्मन सेनाएं जो क्या करती हैं, बेल्जियम में घुस जाती हैं। उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब ब्रिटेन क्या करता है, जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर देता है, इसके खिलाफ, ठीक है। इस तरह यह जो है व्यापक रूप धारण करने लगा। इसी क्रम में दूसरे देश भी लड़ाई में शामिल होते गए। धीरे धीरे क्या होता है कि सारा देश ही शामिल हो जाता है इस युद्ध में। जापान ने सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जापान चाहता है कि जर्मनी का इलाका है वो मेरे पास रहे। बताइए, जापान कहाँ, जर्मनी कहाँ, ठीक है। अब ये चाहता है कि वहाँ पे हम उपनिवेश बना लें, तो इसके खिलाफ युद्ध कर देता है जापान। तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ हो गए। अब तुर्की और बुल्गारिया जो था वो जर्मनी की साइड से हो जाते हैं। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली जो है कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध का जो है तत्कालिक कारण के रूप में सामने आया। देखिए, मैं यहाँ पे जो है आपको बता देती हूँ कि मित्र राष्ट्र की तरफ कौन से थे और धुरी राष्ट्र की तरफ कौन कौन से थे, ठीक है। तो पहले है आपका मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान, ठीक है। और बाद में आपका शामिल होता है कौन सा, इटली। अब आ जाइए धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र की तरफ देखा जाए तो धुरी राष्ट्र की तरफ तो आपका जर्मनी रहता है, पहले इटली रहता है और बाद में यहाँ चला जाता है। अच्छा बताइए, जर्मनी इटली के साथ 1882 में ट्रिपल अलायंस भी बनाया था, फिर भी ये संधि को तोड़ करके इन लोगों की तरफ चला जाता है। ये कहते हैं ना क्या, फ्रांस, रूस और जो जापान वगैरह थे, ये इटली को लालच दिए रहते कि यदि तुम मेरे तरफ से आ जाओगे तो मैं भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो इधर से थे आपके जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया और हंगरी धुरी राष्ट्र की तरफ, ठीक है। तो यही है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ओके, आई होप आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली जो है कुछ समय तक तटस्थ रहा और वह भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार जो फर्डिनेंड की जो हत्या रहती है वही तत्कालिक कारण बन जाता है इस युद्ध का, ठीक है। अब 1914 से लेकर के 1918 तक जो है आपका युद्ध होता है। अब युद्ध के बाद में युद्ध का अंत कैसे होता है और शांति संधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और युद्ध के जो है क्या प्रभाव पड़ते हैं पूरे वर्ल्ड पर, इन्हें भी हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। तो 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना। देखिए, रूस की क्रांति जो है ना इसी टाइम पे चलती रहती है। आपका 1917 में आप लोग जानते होंगे कि बोल्शेविक क्रांति होता है, जिसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं, ठीक है।
और इसमें जार निकोलस द्वितीय का जो है शासन हटा करके लेनिन जो है अपना कब्जा कर लेता है। और मतलब कब्जा नहीं कहेंगे, लेनिन जो है बोल्शेविकों के द्वारा जो है अपना सत्ता स्थापित कर लेता है रूस में और समाजवादी राष्ट्र बनाता है। और पूरे वर्ल्ड का जो है ये फर्स्ट समाजवादी देश बनता है रसिया, ठीक है। तो रसिया क्या करते हैं 1917 में, ये 6 अप्रैल 1917 की घटना है। 6 अप्रैल 1917 को जो है रूस जो है यहाँ से हट जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ठीक है। अब तक रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक जो है मारे जा चुके थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे, ठीक है। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। बोल्शेविक सरकार के सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें दूसरे के क्षेत्रों को हथियार बिना और युद्ध के हर जाने बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे। अब ये लेनिन आ जाता है और उसके बाद में युद्ध में से हट जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ठीक है। जर्मनी के साथ एक संधि करता है और उस संधि का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि, ठीक है, जो कि आपका होता है रूस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। यद्यपि ये जो शर्तें और युद्ध से रूस का हटना उसकी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना। अब जर्मनी क्या कहता है कि रूस जो है कमज़ोर हो चुका है इसलिए हट रहा है, इस टाइप का, और मुश्किल उसको शर्त दे दिया, रूस के समक्ष रख दिया। इसके बावजूद भी रूस उसको स्वीकार कर लेता है और युद्ध से हट जाता है, ठीक है। मार्च 1918 में रूस और जर्मनी एक शांति संधि हुई। रूस जो है युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया और यही जो शांति संधि हुई थी ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। अच्छा, रूस क्यों हट गया था? क्योंकि 6 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। उसके बाद क्या हुआ था कि नया सरकार का गठन हुआ था। यहाँ पे खाने का बहुत दिक्कत हो गया था रूस में। अब हर घर से, कहा जाता है कि हर घर से कोई ना कोई एक युवा व्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया से पार्टिसिपेट किया था। और रसिया का जो पूरे वर्ल्ड में रसिया के पास जो है बहुत बड़ी सेना थी और उस सेना का नाम था, जो शाही सेना था उसका नाम था आपका स्टीम रोलर, शाही स्टीम रोलर सेना। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी और ये पार्टिसिपेट की थी, बताइए। और इसमें 6 लाख जो सैनिक थे ये मारे जा चुके थे और घर में ना कोई कमाने वाला था ना खाने वाला था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। इसलिए जो है रसिया चाहता है, जब लेनिन आता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से रसिया हट जाता है, ठीक है। यही कारण था उसके हटने का। अब जब रूस जो है युद्ध से हट जाता है तो युद्ध समाप्ति की आवाज़ें उठने लगती है। सभी लोग कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 4 वर्ष युद्ध का चलना, आप समझ सकते हैं। यहाँ 1 महीना कोई युद्ध चल जाए तो पूरे 1 महीना क्या मतलब 15 दिन कोई युद्ध चल जाए तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। और ये 4 साल युद्ध चलता है। युद्धरत देशों ने प्रकटतः तो अपनी इच्छा जारी नहीं की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना धीरे धीरे क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जगह जगह सैनिक विद्रोह करने लगे। रूस की नई सरकार से पूरे विश्व में जो है आम जनता का बोलबाला ऊंचा हुआ, क्योंकि रूस में जो है सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी थी। आम जनता, किसानों की, मजदूरों की सरकार बनी थी। वहाँ से राजशाही जो था उसका शासन हटा था। तो एक कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में संदेश पहुंचा था कि जो छोटे तबके के किसान हैं, मजदूर हैं, वे भी सरकार का गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो युद्धरत देश की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। अब जो देश जो है शामिल थे युद्ध में, वे अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अमेरिका क्यों शामिल हो जाता है। अमेरिका पहले पार्टिसिपेट नहीं किया रहता फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जर्मनी जो क्या करता है ना कि कैसे बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपका भारत का इलाका, यहाँ पे आपका ब्रिटेन और ये हुआ अमेरिका, ठीक है, और ये है अटलांटिक महासागर आपका। तो जर्मनी क्या करता है कि यहाँ से एक जहाज़ गुजरता रहता है, जहाज़, ठीक है, ब्रिटेन से होते हुए अमेरिका को जाते रहता है। अब जर्मनी जो है यहाँ पे पनडुब्बी लगा करके, उस पनडुब्बी का नाम रहता है यू पनडुब्बी लगा करके, जिसमें अमेरिका के बहुत सारे जो है नागरिक शामिल रहते हैं। अब इस पनडुब्बी को ही उड़ा देता है। यहाँ पे मानते हैं एक पनडुब्बी है और इस पनडुब्बी को ही उड़ा देता है, ठीक है। अब इससे जो है अमेरिका गुस्सा जाता है, कितना बार मना करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बट फिर भी ये मानता नहीं है जर्मनी, और मानता नहीं है, जिसकी वजह से आपका फिर से शामिल हो जाता है
फिर से नहीं शामिल हो जाता है अमेरिका। अब अमेरिका जब आ गया तो फिर उसके बाद सबका वाट लग जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बी, कौन सा नौका आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जर्मनी का यू नौका नामक पनडुब्बी ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज को डुबोना शुरू किया। अब जितने भी मतलब बंदरगाह की तरफ जा रहे थे, ब्रिटिश के बंदरगाह की तरफ जितने भी जहाज जा रहे थे सबको डुबा देता था यू नौका पनडुब्बी, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिकी नाविक जो थे वे सवार थे, अमेरिकी नागरिक सवार थे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि जर्मनी का जो पनडुब्बी था उसका नाम क्या था, तो यू, और जो जहाज था जिसमें अमेरिकी नाविक शामिल थे उसका नाम क्या था, लुसितानिया। या ये भी पूछ सकता है कि लुसितानिया क्या था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी तो फाइनली अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब फाइनली अमेरिका को पार्टिसिपेट होना ही पड़ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। अच्छा, अमेरिका ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में बस पहले क्या कर रहा था कि अपना जितना भी अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सब सप्लाई कर रहा था, हथियार, गोला बारूद, ये सब सप्लाई कर रहा था बस। बट इसी ये के कारण ये जो घटना घटित होती है, इसका जो जहाज़ जो है जिसमें नागरिक सवार होते हैं, इसको जो जर्मनी के द्वारा जब उड़ा दिया जाता है तब ये शामिल हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हो जाता है तो पूरी स्थिति ही बदल जाती है। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया। अब जुलाई 1918 में ये सभी देश मिल करके संयुक्त सैनिक अभियान जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। अब जर्मनी जो है देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, आपका फ्रांस था, रूस था, रूस तो अब हट गया, जापान था, ठीक है। अब इटली को मिला ही लिया सब, अब बच जाता है आपका जर्मनी इस साइड में। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। अब देखिए, अब असली युद्ध तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। कैसे, तो क्या होता है, बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया, बुल्गारिया अब हट गया युद्ध से, ठीक है। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया, अब तुर्की भी हट जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया हंगरी में जो है राजनीतिक असंतोष बढ़ रहे थे, ठीक है। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब 1918 में ऑस्ट्रिया और हंगरी भी आत्मसमर्पण कर देता है। अब बच गया जर्मनी और इतने सारे देश यहाँ पे। देखिए फिर क्या हुआ, जर्मनी में जो है एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। अब यहाँ इसी टाइम पे जो है जर्मनी में क्या होता है कि क्रांति हो जाता है और जर्मनी गणराज्य बन जाता है। जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चला जाता है। अब जर्मनी का जो सम्राट था कैसर विलियम सेकेंड, वो हॉलैंड चला जाता है। नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। और फाइनली क्या होता है कि 11 नवंबर 1918 को ये जर्मनी जो है संधि पे एक संधि होती है जिसे वर्साई की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये संधि होती है और फाइनली ये युद्ध जो है समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे 14 सूत्र आते हैं शांति स्थापित करने के लिए वर्ल्ड में, और फिर वर्साई की संधि कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम के तत्कालिक राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, उन्होंने जनवरी 1918 में एक शांति कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने 14 सूत्रों के नाम से जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि 14 सूत्री कार्यक्रम जो है वो किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और आगे आपसे पूछ सकता है कि ये जो वुड्रो विल्सन का 14 सूत्री जो कॉन्सेप्ट था वो कब प्रस्तुत किया गया, तो जनवरी 1918 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है।
तो अब इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें थी, तो राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, यानी कि जो देश थे, यहाँ राज्य का मतलब क्या हुआ, देश से मतलब हो रहा है, ठीक है, कि देश जो है खुली बातचीत कर सकते थे। जहाज रानी की स्वतंत्रता, जैसे जर्मनी का यू जहाज लुसितानिया जो था वो ब्रिटेन की तरफ जो जहाज आ रहा था उसको मार देता है, तो ये इसकी स्वतंत्रता। हथियार की कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को अल्सास और लॉरेन की वापसी, जो कि फ्रांस का जो लॉरेन और अल्सास था जो जर्मनी अपने कब्जे में ले लिया था, तो इसकी वापसी करना। यूरोप में स्वतंत्रता, राज्यों की स्थापना करना, यूरोप में जितने भी थे उनमें स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसी बातें शामिल थीं। अब जितने भी राज्य हैं उनमें स्वतंत्रता हेतु वे स्वतंत्र रहे हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना एक जो है कॉन्सेप्ट दिया गया इसमें, ठीक है। इस शांति संधि के में विल्सन के कुछ सूत्रों को जो है शामिल किया गया। तो जो हमारा 1919 में ये जो वर्साई की संधि हुई थी ना, तो उसमें जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है शामिल किया गया था। यहाँ है आपका वर्साई की संधि, ठीक है। तब चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब होती है, चलिए देखते हैं। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्तियाँ यानी कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, इटली का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ। अच्छा, इटली बाद में शामिल हुआ है, ठीक है ना, आप याद रखेंगे इसे। कहाँ पे ये सभी आए, तो वर्साई में जो कि पेरिस में है, यहाँ पे इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में 27 देश जो है भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये निर्णायक भूमिका जो है निभा रहे थे। अब अमेरिका से कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन से थे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस के प्रधानमंत्री आपके जॉर्ज क्लीमेंसो ये पार्टिसिपेट किए। यही 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तें जो है तय कर रहे थे। तो शांति जो संधि थी इसकी शर्तें ये 3 ही कर रहे थे तय। कौन, अमेरिका के वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, ब्रिटेन में यूके लिख दे रही हूँ, और फिर आपके हो जाएंगे किसके, फ्रांस के पीएम, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो। तो ये सभी जो है यही शांति संधि की शर्तें तय कर, और पराजित राष्ट्रों के मत्थे इसे मढ़ रहे थे। जो पराजित राज्य थे कौन कौन से, आपके स्पेशली जर्मनी, इसके जो है मत्थे इन तय जो शर्तें थी उनको मढ़ रहे थे। इस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों का जो है कोई महत्व नहीं था। रूस जो था, रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। क्यों, क्योंकि रूस पहले ही संधि करके चला जाता है जर्मनी से, इसीलिए मुख्य संधि जो है जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि जो है का डेट क्या है, तो 28 जून 1919 इसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। अब जो ये जर्मनी था उसको मजबूर किया गया कि तुम इस पे जो है इस संधि शर्त पे तुम साइन करो ही करो, ठीक। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार बताया गया और कहा गया कि इस युद्ध का जो है वो जिम्मेवार कौन है, जर्मनी की वजह से ही हमें ये युद्ध जो है लड़ना पड़ा। फ्रांस को अल्सास और लॉरेन क्षेत्र जो है वापस दे दिया। ये जर्मनी के कब्जे में था। फ्रांस का अल्सास और लॉरेन बहुत ही धनी मनी इलाका था और इसको कब्जा कर लिया था जर्मनी, तो ये वापस कर दिया गया आपको फ्रांस को, ठीक है। जर्मनी की सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। तो जर्मनी का एक इलाका था सार क्षेत्र, ये 15 साल के लिए कोयला खदान जो था यहाँ का वो दे दिया गया आपको फ्रांस को, ठीक है। यानी कि अब जर्मनी का सार क्षेत्र में जहाँ पे कोयला था ढेर सारा, वो 15 साल के लिए फ्रांस अब यूज करेगा। आगे, अच्छा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैंने उसे लगाया नहीं है टिक, तो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। संधि के तहत जर्मनी की सेना जो है 1 लाख तक सीमित कर दी गई, यानी कि थल सेना आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब वायुसेना नहीं रख सकते हैं, पनडुब्बियाँ भी नहीं रख सकते हैं आप, ठीक। युद्ध के दौरान चीन जो था वो मित्र राष्ट्र का सहयोगी था और पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था। तो मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन कौन थे आप बताइए। यूएसए थे, ब्रिटेन था, उसके बाद फ्रांस था, और फिर एक और था जापान था, और बाद में आपका पार्टिसिपेट हो जाता है इटली। तो ये मित्र राष्ट्र की तरफ से था, और फिर आ जाता है आपका चाइना, ठीक है। तो ये सभी हो जाते हैं आपके मित्र राष्ट्र की तरफ से।
और चाइना का जो है प्रतिनिधि यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है वर्साई की संधि में। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि और क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को ही भरना था। अब जितना हानि और क्षति हुआ वो सब उसका हर्जाना भी भरेगा जर्मनी। अब ये पैसे में कितना था, तो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। ये काफ़ी एक भारी भरकम जो है राशि थी जो युद्ध में हर्जाने के रूप में जर्मनी से ली गई थी। बताइए 90 लाख जो है इस युद्ध से मरे थे लोग। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी को विभाजित कर दिया गया। जो ऑस्ट्रिया था वो अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया। ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे दे। यानी कि ऑस्ट्रिया जो अब क्या करेगा, हंगरी को, चेकोस्लोवाकिया को और युगोस्लाविया को और पोलैंड को स्वाधीनता प्रदान कर देगा और उसकी स्वाधीनता जो देगा तो मान्यता दे देगा। ठीक है, कि हाँ अब आप स्वतंत्र हैं। ये वर्साई की संधि में निर्धारित किया गया। ठीक है, और क्या किया गया, तो यहाँ से देख लीजिए, क्षेत्रों और देशों का यह हस्तांतरण, यानी कि जो अल्सास और लॉरेन जो इलाके दिए गए थे, जो जर्मनी कब्जा कर लिया था, फ्रांस को लौटाए गए। फिर उसके बाद में आपका हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोलैंड ये सभी आज़ाद हुए, ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र हुए, मान्यता मिला। तो ये जो देश थे और इनका जो हस्तांतरण हो रहा था, ये जिस व्यवस्था के तहत हो रहा था उसको कहते हैं शासन देश व्यवस्था, यानी कि मर्डेंट व्यवस्था। तो मर्डेंट व्यवस्था के तहत ये सभी चीज़ें हो रही थी। सिद्धांत रूप में शासन देश यानी कि मर्डेंट जाने वाली शक्तियाँ अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस के इन देशों को शासन चलाना था। तो अब ये जो शासन देश जो चल रहे थे, शासन देश के तहत जो देश जो थे मिले थे, उन जिन्हें आज़ादी मिली थी, तो इनको जो है अब ब्रिटेन और फ्रांस के तहत जो है चलाना था इनको। ठीक है, वास्तव में उनका शासन उपनिवेशों की तरह किया जाने लगा। किसका, ये जो इलाके थे उनका। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। खुद तुर्की को एक छोटा सा राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। तो अब देख ही रहे हैं कि फिर उपनिवेश जो है यहाँ पे कायम कर लिया गया। चलिए अब क्या होता है, इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग था। ये कौन सा शांति संधि का बात कर रहा है, तो वर्साई की शांति संधि का एक प्रमुख अंग यानी कि एक वर्साई का एक पार्ट था क्या, राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन। अगर आप TRE 3.0 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन। इसमें तो लीग ऑफ नेशन इस टाइप से करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि उसका गठन कब हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट यह ऐसा ही टाइप से क्वेश्चन था। तो इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन का प्रसंविदा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत में इसकी चर्चा की गई थी। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लीग ऑफ नेशन का गठन कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने दिया था। कहाँ पर दिया था, तो 14 सूत्री जो सिद्धांत है उसी में ये इस कॉन्सेप्ट को जो है दिया था। ठीक है, या थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लीग ऑफ नेशन जो है किस शांति संधि का प्रमुख अंग था। देखिए प्रमुख कह रहा है, एक अंग नहीं कह रहा है, एक प्रमुख अंग था कह रहा है। तो ये आपका वर्साई की जो शांति संधि थी उसका एक प्रमुख अंग था। ठीक है, इसके उद्देश्य थे शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के झगड़े हैं उनको शांति से आराम से निपटारा कर देना, सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। अब जो इसके जो सदस्य देश हैं यानी कि राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं यानी कि लीग ऑफ नेशन में जो देश पार्टिसिपेट किए हैं, जो उसके सदस्य हैं, वे क्या करेंगे, अब वे युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रतिबंधों से संबंधित था। इसके अनुसार किसी भी आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सैनिक कार्यवाही करना शामिल था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो है प्रतिबंध दिए गए थे और इसके अनुसार जो था आक्रमणकारी देश के खिलाफ में आर्थिक और सैनिक कार्यवाही करना। ठीक है, इसके प्रावधानों में सदस्य राष्ट्रों के श्रमिकों की दशा और सामाजिक स्थिति को सुधारने के उपाय को शामिल किया गया था। तो अब लीग ऑफ नेशन उर्फ राष्ट्र संघ में जितने आपके देश थे, ठीक है, उनके श्रमिक की दशा और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए भी उपाय बताए गए थे इस लीग ऑफ नेशन में। ओके,
अब हम लोग देख लेते हैं कि युद्ध और शांति संधियों के क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ, इसके बाद वर्साई की संधि हो गई और इस युद्ध में कितनी हानि हुई, क्या क्या जो है, कितने लोग मारे गए, कितनी जनता भूख से परेशान हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। अब तक के हुए युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह था। तो अभी तक जितने भी युद्ध हुए थे उसमें सबसे ये क्या था, डेंजरस था। इसकी व्यापकता और बर्बादी त्रासदपूर्ण थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है बर्बादी हुई थी, कह सकते हैं आप। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस युद्ध से जो है प्रभावित हुए थे। कितने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 45 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित हुए थे। कितनी बड़ी संख्या है ये, आप अनुमान लगा सकते हैं। लड़ाई में या अन्यथा मरने वालों की संख्या 90 लाख बताई जाती है। कितने ज़्यादा, 90 लाख लोग। जो युद्ध में भाग लेने वालों की संख्या का लगभग 7वां भाग है। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने लोग मरे थे वो युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का कितना % भाग था। तो युद्ध में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का लगभग 7वां भाग था। ठीक है। लाखों लोग अपंग हो गए। हवाई हमलों, अकालों, महामारियों से जो है भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए, यानी कि जो सैनिक नहीं हैं वे भी जो है मारे गए। विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जितने भी देश थे, अलग अलग देश, इसमें कहा जाता है कि 37 देश पार्टिसिपेट किए थे और वर्साई की संधि में 27 देश पार्टिसिपेट किए थे। और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से तो न जाने कितने देश पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इसीलिए तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इससे अनेक सामाजिक समस्याएं जो हैं खड़ी हो गई। अभी आप देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो इससे कितनी ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में समस्या आ गई थी, खास करके पेट्रोलियम की या फिर बहुत सारी चीज़ों की। तो बस एक देश या 2 देश के युद्ध कर लेने से जब इतनी बड़ी समस्या आ जाती है, तो पूरे बताइए, जब 36-37 जब देश पूरे पार्टिसिपेट कर जाएंगे युद्ध में, तो उस टाइम कितना बड़ा अकाल टाइप से आ गया होगा। चलिए, नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय। अब हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, फिर शांति संधि हो गई वर्साई की, और फिर देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब ये कौन कौन से परिवर्तन हुए देखते हैं हम। कई राजतंत्र जो हैं नष्ट हो गए। कौन कौन से राजतंत्र? कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ और नई साम्यवादी सरकार विश्व जनमत रूबरू हुआ। अब क्या क्या हुआ, राजतंत्र नष्ट हो जाता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है, साम्यवादी सरकार से वर्ल्ड जो है रूबरू होता है। ठीक है। 3 शासक वंश कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, VVI लगा लीजिए। रूस का रोमनोव शासन जिसका जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है। जर्मनी का होहेन-जोलर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग के शासक वंश समाप्त हो गए। युद्ध के ही कुछ समय बाद तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में निम्न में से किन किन देशों का या फिर किन किन शासकों का शासन समाप्त हुआ। तो रोमनोव शासन, होहेन-जोलर्न शासन, हैब्सबर्ग शासन, उसके बाद में उस्मानिया वंश का शासन। ठीक है, ये सभी समाप्त हो गए। ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग राष्ट्र राज्य बन गए, और ऑस्ट्रिया अलग बन गया और हंगरी अलग बन गया। चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया स्वतंत्र देश के रूप में उभरे। अब चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया ये अलग अलग राष्ट्र बन जाते हैं। पोलैंड स्वतंत्र देश के रूप में सामने आए। पोलैंड भी एक अलग ही देश बन जाता है। तो ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैंड ये सभी स्वतंत्र देश बन जाते हैं। ठीक है। यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। अब जो चारों तरफ यूरोप का ही बोलबाला था वो समाप्त होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो अमेरिका स्टार्टिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, 6 अप्रैल 1917 को पार्टिसिपेट किया अमेरिका युद्ध में। वो भी पार्टिसिपेट नहीं करता यदि वो जर्मनी जो है इसके जहाज़ को नहीं मारता। तो जितना भी सैनिक क्या कहते हैं उसको, अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति था या फिर जितने भी युद्ध के सामग्री थे उसकी आपूर्ति ये अमेरिका कर रहा था और
इससे जो है अमेरिका की इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ये एक शक्ति बन के उभरता है। और क्या होता है, और ये होता है कि वह सैनिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप को पीछे छोड़ दिया। अब ये जो है बहुत ही पावरफुल हो गया और सैनिक दृष्टि से कहें या आर्थिक दृष्टि से कहें, ये यूरोप को जो है पीछे छोड़ देता है। ठीक है, कुछ ही समय बाद विश्व रंगमंच पर सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। अब यहाँ पे जो रसिया में जो है ना, आपका लेनिन मर जाता है और लेनिन के जब मर जाता है तो यहाँ पे आपका पंचवर्षीय योजना शुरू किया जाता है। अब पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हम लोग रसिया से ही लिए हैं। अब 1927 से 1933 तक और फिर 1933 से आगे 2 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती हैं रसिया में, और इसमें जो है इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया जाता है और काफ़ी जो है रसिया प्रोग्रेस करता है इस बीच में। और इसमें स्टालिन शासक रहता है और वो काफ़ी क्रूर रहता है, निरंकुश रहता है, किसी की सुनता ही नहीं है। तो उसी की वजह से रसिया जो है विश्व शक्ति के रूप में उभरता है उस टाइम पे। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के देशों में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को भी बल मिला। अब एशिया में आपका कौन आ जाएगा, भारत में भी देख रहे होंगे 1914-18 में कितनी जो है भारत की स्वतंत्रता जो संग्राम था वो काफ़ी जोर पकड़ ली थी। ठीक है, अफ्रीका में भी वही हाल हुआ। यूरोप की श्रेष्ठता का दावा इस युद्ध से धूमिल हुई। अब जो यूरोप कहता था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इस युद्ध से जो है धूमिल हो गया। ठीक है, क्योंकि साम्राज्यवादी यूरोप सदैव इस प्रचार को हवा देता था कि यूरोप और यूरोपीय लोग जो है श्रेष्ठ हैं। यूरोप हमेशा ही कहते रहता था कि यूरोप श्रेष्ठ है और यूरोप के जो लोग हैं वे भी श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये समाप्त हुआ फाइनली। रूस और जापान का 1905 का युद्ध और इसमें रूस की पराजय से यह भी मिथक टूटा। साथ ही एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वाधीनता जो है आंदोलन तीव्र हुआ। तो एक छोटा सा देश जापान ये क्या करता है, रसिया को हरा देता है 1905 के युद्ध में। और इससे क्या होता है देखिए, मैं मैप से बता देती हूँ। ये आपका बहुत बड़ा रसिया और यहाँ छोटा सा आपका जापान। ठीक है, अब ये मान के चलिए इतना बड़ा रसिया, तो ये इसको हरा देता है, रसिया को जापान हरा देता है। और इससे भ्रम टूटता है लोगों का कि जो है हम लोग नहीं जीत सकते हैं, किससे, हम लोग नहीं जीत सकते हैं यूरोप वालों से। एशिया का ये भ्रम टूटता है और इससे कहीं ना कहीं लोगों में जो है एक जागृति उत्पन्न होती है और एक भावना उठती है कि हम लोग भी अब स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं। उतने बड़े देश को जब इतना छोटा देश हरा सकता है तो अब हम लोग भी देश जो है अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।